स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। तीन बड़ी खबरें हैं इस वक्त की, तीनों खबरें आपको एक एक करके बता दें। सबसे बड़ी खबर, इस वक्त 2 बज रहे हैं, राज्यसभा बैठने वाली होगी दोबारा और वहां पर गृहमंत्री अमित शाह दिल्ली का जो सेवा बिल है, यानी अफसरों के ऊपर केंद्र का अधिकार हो, वो जो ऑर्डिनेंस सरकार लाई थी वो बिल की शक्ल में लोकसभा से पास हो गया। अब राज्यसभा में उसको पेश करने जा रहे हैं। ये पहली बड़ी खबर है। दूसरा, राहुल गांधी आज 136 दिन के बाद अपनी सदस्यता बहाल होने के बाद लोकसभा पहुंचे और जब वो वहां पर लोकसभा में बैठे हुए थे उसी वक्त बीजेपी के सांसद ने भारत में मीडिया में चीनी प्रोपेगेंडा के लिए पैसा लगने का आरोप लगाया और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने कांग्रेस पार्टी का इसमें क्या रोल है ये सवाल पूछे। कहा कि जब ईडी आज से 2 साल पहले उसी न्यूज ऑर्गेनाइजेशन न्यूज क्लिक के ऊपर रेड कर रही थी, उसकी फंडिंग की जांच कर रही थी, जिन आरोपों की पुष्टि आज न्यूयॉर्क टाइम्स कर रहा है, तब कांग्रेस पार्टी ने, उसके तमाम नेताओं ने और तमाम विपक्षी दलों ने उसके खिलाफ आवाज क्यों उठाई थी, क्यों कहा था कि ये सरकार की कार्रवाई जो है वो दुर्भावना से प्रेरित है। आज उनका जवाब देना चाहिए। इसके अलावा आज वो पुराने आरोप एक बार फिर से एक नए रूप में उभर के सामने आए कि कांग्रेस पार्टी का और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का समझौता क्या कहता है, ये समझौता क्यों हुआ, उस समझौते में क्या है, राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने पैसा क्यों दिया। तो आज जब चीनी प्रोपेगेंडा के लिए भारत में मीडिया में पैसा लगा, ये आरोप अमेरिका का न्यूज संस्थान लगा रहा है, तो ये सारे आरोप भी निकल करके सामने आए। आप वो तस्वीर जरा देखिए जब पार्लियामेंट में राहुल गांधी आज बैठे, बड़े दिनों बाद दिखाई दिए थे और निशिकांत दुबे बीजेपी के सांसद, उन्होंने बड़े जोरदार तरीके से इस आरोप को आज रखा पार्लियामेंट के सामने कि देश के अंदर देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए हमारे ही कुछ लोग, हमारे ही देश में बनी हुई मीडिया संस्थान चीन से पैसा लेते हैं और भारत के खिलाफ बात करते हैं। भारत की सरकार को बदनाम करना एक बात है, भारत के हितों के खिलाफ बात करना ये दूसरी बात है। तो ये आरोप वो जब लगा रहे थे तो राहुल गांधी वहां सामने बैठे हुए थे। राहुल गांधी के इर्द गिर्द उनके सारे कांग्रेस पार्टी के सांसद भी थे और राहुल गांधी भी सुन रहे थे। और आप इस बात को तय मानिए, कल से विश्वास प्रस्ताव पर बहस शुरू होने वाली है। अभी तक बीजेपी ये कहती थी कि जब भी संसद का कोई सत्र शुरू होना होता है, कोई ना कोई एक मुद्दा कांग्रेस पार्टी ढूंढ कर करके लाती है जिसकी आड़ में पूरा का पूरा वो सत्र जो है वो धुल जाता है, कोई काम नहीं होता है। जैसे पेगासस का मामला हुआ, राफेल का मामला हुआ, अब इस बार मणिपुर का मुद्दा, वीडियो जो आया वो संसद सत्र शुरू होने से एक दिन पहले क्यों आया। अभी तक बीजेपी कहती थी कि ये कांग्रेस पार्टी करती है शरारतपूर्ण तरीके से। आज राहुल गांधी जब आए हैं तो राहुल गांधी की नई पारी की शुरुआत भी खराब हो गई। वो पार्लियामेंट में आए और आते ही ये सीधा आरोप लगने लगा और फिर चीन के हवाले से कांग्रेस पार्टी का नाम लेकर के आरोप बीजेपी लगाने लगी। अब सवाल ये कि अब ये अभी तक केवल न्यूज क्लिक की बात तक तो नहीं रहेगी प्रदीप जी। अब तो जैसे अनुराग ठाकुर ने कहा, अब तो क्या समझौता था कांग्रेस पार्टी का और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का, वो भी याद दिलाया जाएगा। और कल से जब भाषण शुरू होंगे विश्वास प्रस्ताव पर, तो ये आज का मुद्दा भी बड़ी जोर शोर से गर्माहट के साथ तैरेगा, निश्चित रूप से उठेगा। और कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए कि उस जो समझौता हुआ उसमें क्या था। अच्छा, अमित शाह ने बोलना शुरू कर दिया है, गृह मंत्री ने राज्यसभा में। There are 3 amendments by Sri Tiruchi Shiva, Dr. John Britas and Sri Raghav Chadha for reference of the Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Bill 2023 as passed by Lok Sabha to a select committee of the Rajya Sabha. Members may move their amendments at this stage without any speech. Shri Tiruchi Shiva, are you moving your amendment? Dr. John Britas. Sir, I moved. Shri Raghav Chadha. Sir, I move. Sir, I move. The statutory resolution, motion for consideration of the bill and the amendments moved thereto are now open for discussion. I now call upon the members whose names have been received for participation in the discussion. Dr. Abhishek Manu Singhvi. Sorry. No. Good. I'll follow the procedure. Please bear with me. Please, no. Dr. Abhishek Singhvi. Sorry. Please take your seat. Dr. Abhishek Singhvi. You are holding the floor. Go ahead. Honorable Chairman, sir. Honorable Chairman, sir. Honorable Chairman, sir. Members of this august House. Mic is on. Honorable Chairman, sir. Honorable members of this august House. As I rise to oppose this
retrogressive bill, I ask why no government since 1992, when Delhi's special constitutional status was created, be it a BJP government or a Congress government, be it any other color of the political spectrum, be it the same political party, the centre and the NCT, or be it different parties, not one of them has tried to overrule two constitution bench judgments. Not tried to overrule two constitution bench judgments on the status. Please. Good. Quay the status of NCT. Why did no government create an authority where the Chief Minister of Delhi is in a minority? Why did no government empower two bureaucrats to overrule an elected Chief Minister? Why did no government make the Honorable LG, who is a constitutional figurehead except in three areas, into a super CM? And finally, why did no government make it available to the LG's powers to appoint heads of regulatory agencies, large number, all of Delhi, for Delhi, by Delhi, funded and budgeted by the NCT government, but the power of appointment of its heads is. अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस पार्टी के सांसद वो बोल रहे हैं और इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि अभिषेक मनु सिंघवी ने ही ये केस अरविंद केजरीवाल की तरफ से या दिल्ली की सरकार की तरफ से ये मुकदमा लड़ा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो वो इस मामले के पैरोकार, कानूनी पैरोकार भी वही थे अदालत ने, और अब राजनीतिक तौर पर भी इस दिल्ली सरकार का पक्ष रखने के लिए वही खड़े हुए हैं। दिल्ली की पूरी इकाई कांग्रेस पार्टी की वो कहती है बिल ठीक है, यानी केंद्र सरकार जो कानून लेकर के आ रही है ठीक है, ये पास हो जाना चाहिए। दिल्ली तो केंद्र शासित प्रदेश है, पूर्ण राज्य नहीं है, और यहां जो व्यवस्था है वही व्यवस्था चलनी चाहिए। लेकिन उन्हीं की पार्टी के सांसद कोर्ट में केस भी लड़ते हैं अरविंद केजरीवाल के लिए और पार्लियामेंट में भी वही बोल रहे हैं। आप सोचिए ना कितनी विचित्र बात है ये कि ये मामला जो है अरविंद केजरीवाल की पार्टी से जुड़ा हुआ है, उनकी पार्टी की सरकार दिल्ली में उससे जुड़ा हुआ है, और चर्चा की शुरुआत कौन कर रहा है? कांग्रेस पार्टी के सांसद। राज्यसभा के अंदर कई सांसद हैं आम आदमी पार्टी के। संजय सिंह को सस्पेंड कर दिया गया, उनके अलावा भी और सांसद हैं। राघव चड्ढा हैं, राघव चड्ढा थोड़ी देर में बोलेंगे भी, लेकिन वो भी चर्चा की शुरुआत नहीं कर रहे हैं। चर्चा की शुरुआत अभिषेक मनु सिंघवी कर रहे हैं। बहरहाल राघव चड्ढा बोलेंगे तो आपको हम सुनवाएंगे। वैसे भी अभिषेक मनु सिंघवी अंग्रेजी में बात कर रहे हैं। विचित्र बात नहीं है प्रदीप जी कि मतलब कांग्रेस पार्टी का सांसद चर्चा की शुरुआत करे? नहीं, इससे विचित्र बात यह है कि एक मेंबर जिस पार्टी का लोकसभा में है वो लोग संसद का एजेंडा तय कर रही है। आप जब से मॉनसून सेशन शुरू हुआ है तब से कह रहे हैं कि जब तक पीएम मणिपुर पर नहीं बोलेंगे हम किसी प्रोसीडिंग्स में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन इसके लिए आप तैयार हैं। और ये एजेंडा किसका है? दिल्ली सरकार का, आम आदमी पार्टी का, जिसका लोकसभा में मात्र 1 सदस्य है, राज्यसभा में 8 सदस्य। वो भी सस्पेंड हो गया। वो उसमें से एक सस्पेंड हो गया, तो लोकसभा वाला भी सस्पेंड हो गया। तो इससे आप अंदाजा लगाइए डेस्परेशन कांग्रेस पार्टी का कि आखिर एक ऐसे एजेंडे को क्यों सपोर्ट कर रही है जिस पर उसी की पार्टी के लोग खिलाफ हैं। अगर पार्टी समर्थन में होती फिर भी समझ में आता, लेकिन पार्टी खिलाफ है, शीर्ष नेतृत्व तो इसलिए कर रहा है। ये सब 2024 के मद्देनजर हो रहा है कि हमको 2024 के चुनाव तक पॉलिटिकली, उसके बाद पॉलिटिकली रिलेवेंट बने रहना है। आप देखिए कांग्रेस पार्टी 75 साल में कभी 9 साल तक सत्ता से बाहर नहीं रही है। किसी भी ऐसी बड़ी पार्टी के लिए इंटरेस्टिंग बात है सर, दोबारा बोलिए। आजादी के बाद से कांग्रेस पार्टी 9 साल कभी सत्ता के बाहर नहीं रही ना, लगातार कभी बाहर नहीं रही है। अच्छा, ये और मतलब अब 10वां साल हो रहा है, 24 में जीते तो 15 साल हो जाएगा। कांग्रेस को मालूम है कि 15 साल सत्ता से बाहर रहकर पार्टी को सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। अब यहां सवाल उठता है कि भाई बीजेपी तो इतने भी तो रही है इतने लंबे समय तक। बीजेपी के साथ आरएसएस था, आइडियोलॉजी थी, उसने बचा कर रखा। अगर कांग्रेस जैसी पार्टी होती बीजेपी तो वो भी शायद आज भूतपूर्व हो चुकी होती, नाम भी नहीं होता, कितनी पार्टियां खत्म हो गई। तो आप बता रहे हैं ये डेस्परेशन है। ये डेस्परेशन है कि हमको 2024 में
पॉलिटिकली रेलेवेंट बने रहना है, उसके लिए जो भी साथ आ जाए, जो भी करना पड़े, स्टेट का हित, अपनी स्टेट यूनिट का अगर कुर्बान करना पड़े तो कर दे। अजय माकन, संदीप दीक्षित सब रोज कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं कि भाई ये हमारी पार्टी को पता नहीं क्या समझा दिया है अरविंद केजरीवाल ने। आप शब्द देखिए जो संदीप दीक्षित इस्तेमाल करते हैं हर्षवर्धन जी, वो कह रहे हैं कि यार एक आदमी इतने बड़े गठबंधन को और सारी पार्टियों को बना सकता है, इतना ही कह रहे हैं वो बना सकता है, इसके आगे कुछ नहीं कह रहे। तो फिर मुझे क्या कहना है? अगर उन्होंने मेरी पार्टी को ये समझा दिया है कि ये बिल जो है वो दिल्ली के लिए अच्छा नहीं है, भले ही दिल्ली के अंदर आपकी सरकार 15 वर्ष तक रही लगातार, शीला दीक्षित ने इसी व्यवस्था के अंदर काम किया, उनके पास कोई और अधिकार नहीं थे, पुलिस उनके अंतर्गत नहीं थी, जो अरविंद केजरीवाल के पास भी नहीं है। ऐसी अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग ये सब कुछ नहीं था, एलजी उनके ऊपर भी बैठता था। और जब वो उसमें वो कई वर्ष रहे, जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रही हैं और एलजी केंद्र में बीजेपी की सरकार रही है। देखिए, सवाल यहाँ यही है कि इससे कांग्रेस को मिल क्या रहा है बार बार, और ये सवाल सिर्फ संदीप दीक्षित नहीं पूछ रहे हैं। आप ध्यान से देखिए तो क्या बोला अमित शाह ने। अमित शाह ने कहा भाई कि विजिलेंस का मसला है, शराब का मसला है, शीश महल की फाइल का मसला है, यानी जो अरविंद केजरीवाल को सीधे संकट में डाल रहे हैं उसका मसला है। किसी को भी क्या राज्य की सेवा करने के लिए, मतलब अगर हम कहें कि सेवा करनी है भाई, जिसके लिए बार बार कहा जा रहा है, अरविंद जी कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता के खिलाफ हो गए, तो सेवा करने के लिए ये वाली चीजें क्यों चाहिए? किसी को भी क्यों चाहिए? फीडबैक यूनिट, जासूसी क्यों कराने की जरूरत है? अगर ये कहते हैं, और ये तो वो लोग थे जो एक समय में कहते थे कि हमारा सब कुछ ट्रांसपेरेंट होगा, हालांकि चंदे की डिटेल भी नहीं ऑनलाइन पहले हुआ करती थी, तो ऐसी ढेर सारी चीजें हैं। लेकिन मूल बात जो है, कांग्रेस को क्या मिला? वो कांग्रेस पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है, वो कांग्रेस पार्टी जिसको इस देश में सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहने का सुख मिला है, अधिकार मिला है, सेवा का अवसर मिला है, और उसी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि भाई आप गलत जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी मानने को तैयार नहीं। और जो सबसे बड़ी बात है कि उसके लोगों को इसके लिए तर्क तैयार करना पड़ा है। अब आप सोचिए कि ये पूरी पार्टी क्या थी? जब शराब घोटाले में नाम आया तो क्या हुआ? कांग्रेस हमलावर थी भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा। वो बता रही थी कि भैया ये चीजें गड़बड़ हुई, इस तरह से लाइसेंसिंग में गड़बड़ हुई, इस तरह का नेटवर्क था, यहां की लॉबी, पंजाब की लॉबी, साउथ लॉबी, उनके बीच में कैसे चेन है, ये सब कांग्रेस के लोग गिना रहे थे। और आज कांग्रेस के लोगों को चुप होकर मुंह में टेप लगाकर बैठना है, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी डिबेट शुरू कर रहे हैं। आप ये कंट्रास्ट देखिए। और मैं तो ये सोच रहा हूं कि आगे आप कल्पना कीजिए कि जिसने कांग्रेस को वोट दिया, कलेजे पर पत्थर रखकर, भले कितना एकदम आंधी आ गई, तूफान आ गया केजरीवाल जी का, जो लड़ रहा था हर वार्ड में, हर विधानसभा में, उसको क्या लगेगा? उसको लगेगा कि अरे भाई हमारा नेतृत्व तो तब जो था वो था, अब तो एकदम में चला गया है। तो इस स्थिति में कांग्रेस को क्या मिला, ये सवाल है, और ये दिल्ली की जनता को मुझे लगता है परेशान कर रहा होगा जो उनके साथ खड़े थे। विरोधाभास समझिए जरा, कांग्रेस पार्टी खुद कितनी परेशानी में है इस मुद्दे पर कि पार्टी के राज्य की इकाई के जितने नेता हैं सब लड़ाई लड़ रहे हैं अरविंद केजरीवाल से। उस लड़ाई को भी छोड़ दीजिए, वो ये कहते हैं कि भाई दिल्ली के अंदर जो व्यवस्था चली आई वही व्यवस्था कायम रखने के लिए ये बिल लाया गया है, और ये व्यवस्था दिल्ली के लिए ठीक है। अभिषेक मनु सिंघवी का इंटरव्यू मैंने पढ़ा, एक लाइन की बात जोड़ दूं, जब ये कहते हैं दिल्ली की व्यवस्था, तो भाई कांग्रेस के लिए भी तो दिल्ली की लड़ाई है। अगर अरविंद केजरीवाल की पार्टी कह सकती है कि ये सिर्फ लोकसभा के लिए हम कर रहे हैं, विधानसभाओं में नहीं करेंगे, कांग्रेस का साहस नहीं वो कहें कि हम भी लोकसभा में करेंगे, दिल्ली के बिल पर हम बात नहीं करेंगे। आप सोचिए जरा, ये कहां पहुंच गई कांग्रेस पार्टी। उनका आप हर्ष देखिए कि वो घुटनों पर बैठा दे रहा है। एक व्यक्ति कह रहा है कि हम विधानसभा में नहीं करेंगे भाई, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ हम लड़ेंगे। अभी तो बयान दिया ना, गोपाल राय कह रहे हैं, संजय सिंह कह रहे हैं, दूसरे लोग कह रहे हैं, और कांग्रेस ये तक नहीं कह पा रही। मुझे उनके प्रवक्ताओं के चेहरे याद आ रहे हैं, एक लाइन से घूम रहे रील की तरह, जो लगातार शराब घोटाले पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक माहौल बनाते दिख रहे। लग रहा था कि हाँ कांग्रेस कुछ जिंदा हो रही है। नहीं, आप एक तर्क गढ़िए कम से कम बताने के लिए। आप पॉलिटिकल पार्टी है, बात मैसेजिंग की है, आपको देश के सामने ये बताना है कि हम इस मुद्दे पर क्यों खड़े हैं आम आदमी पार्टी के साथ। तो एक तर्क होना चाहिए कांग्रेस पार्टी का, लेकिन वो इतनी उलझ गई है समीर साहब कि अभिषेक मनु सिंघवी एक तरफ ये कहते हैं कि ये फेडरल स्ट्रक्चर पर हमला है, आपकी स्टेट यूनिट कह रही है फेडरल स्ट्रक्चर पर कोई हमला नहीं है, बल्कि जो फेडरलिज्म के तहत होना चाहिए वही हो रहा था दिल्ली के अंदर। आप वो वहां पटक गए। फिर उनसे कहा गया कि उनको याद दिलाया गया, इंटरव्यू पूछा कि नहीं आपके लेकिन लोकल नेता तो ये बात कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि उससे कोई मतलब नहीं, हमारा अलायंस हो गया है, अब हमारे बड़े नेताओं ने मिलकर के तय कर लिया है, तो अब नीचे वाले लोग क्या कह रहे हैं उससे हमको कोई मतलब नहीं। कोई कोहेरेंट लॉजिक नहीं है आपके पास इस बात को कहने के लिए कि हम क्यों आज इस बिल के खिलाफ खड़े हुए हैं।
देखिए, अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को पूरी तरह से घुटने पे बैठा दिया। आप देखिए, जब पटना की बैठक हुई, उसके बाद जब बेंगलोर की इनकी NDA की जब बैठक होने वाली थी, तो केजरीवाल ने बहुत साफ कहा था कि अगर कांग्रेस समर्थन नहीं देगी राज्यसभा में मुझे, तो मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगा। तो कांग्रेस को मजबूरी में समर्थन देना पड़ा है। और लेकिन आप देखिए, जब 93 से 98 तक प्रदेश के अंदर दिल्ली में जब बीजेपी की सरकार थी, तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब भी आपस में राज्य की समस्या ठीक चली। उसके बाद केंद्र में बीजेपी की सरकार आ गई और राज्य में शीला दीक्षित सरकार आई, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप देखिए, आज हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा आपको एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा जब मुख्यमंत्री आवास में कार्यपालिका के सर्वोच्च अधिकारी चीफ सेक्रेटरी के साथ मारपीट की गई हो। यही केजरीवाल के आवास पे जब चीफ सेक्रेटरी के साथ मारपीट की गई थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब इनके पास कार्यपालिका हाथ में नहीं है, जब ब्यूरोक्रेसी इनके हाथ में नहीं थी, तब इन्होंने इस तरीके से एक बड़े अधिकारी को अपने सरकारी आवास पे मारपीट की गई। तो अगर इनके पास अगर ये ब्यूरोक्रेसी आ जाती, तो मुझे लग रहा है ये दिल्ली में तो कोहराम मचा देते। तो मुझे लग रहा है केंद्र सरकार का ये निर्णय बहुत अच्छा रहा है कि अध्यादेश लेकर दिल्ली की जनता को राहत देने का काम किया है। अगर इन्हें काम करना, तो अमित शाह जी ने भी लोकसभा में कहा इस बात को कि अगर काम करना होता तो आप सामंजस्य बना के काम करते, दिल्ली की जनता के हित में काम करते। और वैसे भी 3 सदस्यीय कमेटी बना दी गई है। दिल्ली का मुख्यमंत्री उसका चेयरमैन है, चीफ सेक्रेटरी उसके मेंबर है, और प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी उसके मेंबर है। 3 मेंबर कमेटी डिसाइड करेगी बहुमत से, जो निर्णय होगा वो राज्यपाल लागू करेंगे। तो अगर केंद्र सरकार की इच्छा होती कि केजरीवाल को कहीं भी नहीं रखना है, तो वो उन्हें कमेटी का चेयरमैन भी नहीं बनाते, राज्यपाल को बना देते। बात उनकी सही है कि जब बहुमत अफसर तो ओवररूल कर सकते हैं। समीर भाई, ये आप थोड़ा सा सामान्यीकरण कर रहे हैं। बिल्कुल केंद्र सरकार नहीं चाहती कि केजरीवाल की कोई मर्जी चले, एकदम नहीं चाहते हैं वो। और तो उसके पूरा ही लिए बाहर कर ही देते बिल ना, लाया पूरा गया। बाहर नहीं किया ना उसको। पूरा बाहर तो कर सकते। नहीं सकते हैं ना आप। सुप्रीम कोर्ट की उसकी जो फाइंडिंग है, उसमें जो पॉइंट है जिसमें कहा गया है केंद्र सरकार तय करे कि कैसे सर्विसेज में कैसे ट्रांसफर पोस्टिंग होगी, उसकी एक व्यवस्था तय करे। व्यवस्था से आप मुख्यमंत्री को कैसे बाहर कर देंगे चुन कर आया? फिर भी दो बड़े अधिकारी रखे साथ में ना। अपनी बात में बहुत स्पष्ट किया कि क्यों ये ऑर्डिनेंस लाना पड़ा। उन्होंने कहा जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, आधी रात को मंत्री पहुंच गए विजिलेंस के दफ्तर में, फाइलें फाड़ने लगे, फाइलें लेकर जाने लगे। तो जितनी घोटाले से संबंधित फाइलें थी, बोले कि अगर ये व्यवस्था लागू रहती तो दिल्ली में केओस होता। उसको रोकने के लिए हमको जल्दबाजी में ये ऑर्डिनेंस लाना पड़ा। तो पिक्चर बिल्कुल सामने है। और अभिषेक मनु सिंघवी अभी जो बोल रहे थे कि 2 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, उनको ओवर रूल किया, जैसे इससे पहले हुआ ही नहीं हो। शाहबानो पर भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, जब बदला गया उसको संसद से। तो संसद का अधिकार है कानून बनाने। ये भी अपने आप में बड़ी अजीबोगरीब बात है कि संसद के सदस्य ये कहें कि संसद में आप कानून नहीं बना सकते। ये भी मुझे लगता है कि आज तक के इतिहास में पहली बार ही हो रहा है। आप विषय पर सवाल खड़ा कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि ये मुद्दा गलत है। हाँ, लेकिन अधिकार ये पर कहें कि सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम है, संसद उसके नीचे है, ये तो हमने नहीं सुना। ये लोकतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्था में है भी नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।